साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ROAR 2023 और यूपीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए कुछ टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक संस्था के द्वारा जो सेक्शन वाइज टेस्ट पेपर कराए गए हैं उसी में से हम लोग इतिहास के एक पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसमें आपके जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, यूनानी अधिवास बुके फला कहाँ स्थित था? तो ये जो है झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी पर स्थित था। देखिए, झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो यहीं पर हुआ था, जिसमें सिकंदर जो है विजयी हुआ था। इस विजय के बाद सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की, एक का नाम निकैया विजयनगर रखा था, दूसरा नगर जो है झेलम नदी के तट पर उस स्थान पर बसाया गया जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुके फला मरा था। उस घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम जो है वो बुके फला रखा गया। आगे बात करते हैं, थेरी गाथा अंग है किसका? तो ये शुद्ध पिटक का है। किसका है? शुद्ध पिटक का। देखिए, बौद्ध धर्म में आपके तीन पिटक हैं, आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, शुद्ध का अर्थ होता है उपदेश, तो इस शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध की शिक्षाएं तथा उपदेशों का संग्रह है और त्रिपिटकों में यह सबसे बड़ा व श्रेष्ठतम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? चार कथन दिए गए। देखिए, बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया, सही है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तीसरा, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरीके से नहीं मानता है। ठीक है, तो यहां पर सी वाला जो है कथन आपका सही नहीं है। डी, बौद्ध धर्म के तीन रथ बुद्ध धम्म और संघ हैं, तो ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है महाबोधिवंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? कालाशोक का पुत्र कौन नहीं था? देखिए, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र थे जो जो इस प्रकार हैं: भद्रसेन, भद्रसोन, कोणरवर्गे, मंगूर, सरवज, जलिक, उभाक, संजय, कोरण, नंदीवर्धन तथा पंचामक। तो इसमें देखिए, कोरणवर्ग, नंदीवर्धन, कोरविया ये हैं, परंतु उग्रसेन जो है इसमें शामिल नहीं था। उग्रसेन इसका पुत्र, कालाशोक का पुत्र नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उग्रसेन के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर नंदीवर्धन या महानंदिन शिशु नागवंश का अंतिम शासक था। आगे मगध क्षेत्र में नंद वंश की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक महापदम नंद था। महाबोधि वंश में इसे ही, ये जो महापदम नंद था, इसे ही उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, पावापुरी, इनमें से कौन सा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया का संबंध गौतम बुद्ध से, परंतु पावापुरी का संबंध इनसे नहीं है। तो डी ऑप्शन। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और ये शाक्य कुल के थे। ये शाक्य कुल के थे। देखिए, गौतम बुद्ध का जीवन 80 वर्षों का था, जिसमें उन्होंने कई जगहों पर अपने उपदेश, तपस्या और वास निवास के स्थान बनाए, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, श्रावस्ती आदि हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में मृत्यु होती है और पावापुरी का जो संबंध है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया? लिच्छवी गणराज्य को किसने समाप्त किया? तो देखिए, लिच्छवी गणराज्य को जो है अजातशत्रु ने, किसने? अजातशत्रु ने समाप्त किया। अजातशत्रु कुणिक के नाम से जाना जाता था, कुणिक। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी जो नीति थी उसको आगे बढ़ाया और उसने कौशल को पराजित किया और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा शादी की। माना जाता है कि उसने लिच्छवी गणराज्य के संघ की शक्ति को तोड़ दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो यहां पर दो कथन है। पहला, स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव है, सही है। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, ये दो के दोनों कथन यहां पर सही है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इस धर्म ने शूद्रों और स्त्रियों की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 600 ईसा पूर्व आते आते जहां ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों के अधिकांश अधिकार को छीन लिया गया, वहीं बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के लिए भी निर्माण की व्यवस्था की। स्त्रियां भी संघ में शामिल हो सकती थीं। उन्हें वे सभी अधिकार दिए गए जो बौद्ध पुरुष भिक्षुओं को प्राप्त थे। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ की भी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला है महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन से हैं। पहला, समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन के हाथों में थी, ये कथन सही है। दूसरा,
अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, महाजनपद काल के समय गणतंत्रों में समूची शक्ति जनजातीय कुलीन तंत्र के हाथ में थी, जिसका स्वरूप जाति हो चुका था। शाक्य और लिच्छवी गणतंत्रों के शासक वर्ग एक ही कुल तथा एक ही वर्ग का होता था, जबकि राजतंत्रों में शासक वर्ग में अनेक वर्णों के लोग शामिल होते थे। महाजनपद काल के समय अधिकांश जनपद हिमालय की तराई में अवस्थित थे, जैसे पंचाल, अश्मक, कौशल, वज्जिमल आदि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है, तो यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना इनमें सही कौन सा है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे, ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोनों विश्वविद्यालय पाल वंश के शासन के दौरान संरक्षित एवं विकसित किए गए थे। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए, देखिए निर्माण की बात नहीं की गई है। यदि ये कहा जाता है कि दोनों पाल वंश के द्वारा निर्मित किए गए, तो गलत होता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी, जबकि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो पाल वंशी शासक धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है, परंतु दोनों का जो विकास होता है वो पाल वंश के समय में ही होता है। ठीक है, पाल वंश के दौरान दोनों का आपका नालंदा विश्वविद्यालय और आपका दूसरा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को संरक्षित और विकसित किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी वंश द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा लगभग 1202 ईस्वी में नष्ट किया गया था। ठीक है, तो यहां पर जो आपका दिया गया है कि खिलजी वंश द्वारा नष्ट किया गया था, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। मतलब कि ये आपका जो गुलाम वंश था, ममलूक वंश, उसके शासनकाल में इसकी समाप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहां की थी? तो महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहां पे की थी? पावा में। ठीक है, पावा में की थी, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, जो गंधर्व कहलाए। जैन भिक्षुओं को परिवाजरक अथवा भ्रमण तथा जैन भिक्षुणियों को परिवाजरिका अथवा आरिका अथवा साध्वी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जैन भिक्षुओं को परिवारजक तथा अथवा भ्रमण तथा जैन भिक्षुणियों को या जैन भिक्षुणियों के लिए परिवाजरिका अथवा आरिका अथवा साध्वी कहा जाता था। जैन संघ के गृहस्थ सदस्यों को आयाजक तथा अथवा श्रावक श्रविका कहा जाता था। इस प्रकार पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना हुई, जिसमें भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका थे। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए, शंबेद शिखर आपका कहां पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, तो देखिए, चंपा बुद्धकालीन अंग महाजनपद की राजधानी थी। जो चंपा है ये बुद्धकालीन अंग महाजनपद की राजधानी थी। पावापुरी राजगिरी के निकट स्थित तत्कालीन मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जो पावापुरी थी, जहां महावीर स्वामी ने 572 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी में ही इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। शंबेद शिखर वर्तमान झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की। उज्जैन गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जहां पे जो आपका डी ऑप्शन में है उज्जैन। तो उज्जैन जो है आपका गुजरात के जूनागढ़ में स्थित, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो हमने चंपा, पावापुरी, शंबेद शिखर और उज्जैन चारों के बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये जो है जीवक आपका बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक जो है सलावती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से प्रारंभ होता है। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंतीराज चंडप्रदोत से उसका युद्ध होता है, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीतक को चंडप्रदोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। आगे बढ़ते हैं। नैनार कौन थे? तो नैनार ये देखिए शैव धर्मावलंबी हैं। ठीक है, जो आलवार होते हैं
आलवार वो वैष्णव धर्मावलंबी होते हैं। तो ध्यान रखिए नैनवार जो थे ये आपके शैव धर्मावलंबी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? तो यहां पर देखिए चार कथन आपके पास दिए गए हैं, तो इन चारों में से बताना कौन सही। पहला, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार होता है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार होता है? नहीं, ये प्रचार वहां पे स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में होता है। ठीक ठीक है, भद्रबाहु, तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले वो है दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जो है वो श्वेतांबर कहलाए। तो दूसरा कथन भी गलत है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। यह कथन आपका सही है। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म का प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। नहीं, यह कथन आपका गलत है। देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु उनके शिष्यों द्वारा किया गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा बनवाई थी। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास तीन कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य की चेटक की पुत्री थी। यह कथन आपका गलत है, पुत्री नहीं थी। देखिए, वर्धमान महावीर की माता तिसला या विदेहत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की या चेतक की बहन थी, ना कि पुत्री। तो यहां पर जो पुत्री लिखा है गलत है, बहन थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। यह कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तो ये कथन सही है, बी और सी सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहां पे है? तो ये आपका कौशाम्बी में है। कहां पे है? इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख होता है। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक बिहार जहां लोग रहते थे। इनमें से इन बिहारों में सबसे प्रमुख जो था वो था घोषिताराम बिहार। ठीक है, तो ध्यान रखिए घोषिताराम बिहार कहां पे है? कौशाम्बी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? पाशुपत संप्रदाय का तो लकुलीश जो है ये पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। देखिए, पाशुपत संप्रदाय शैव जो शिव को मानते हैं, शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी सदी में होती है। और पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना लकुलीश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लगुड़ या दंड धारण करते थे, जो जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविश की एक मुद्रा पर मिलता है और गुप्त काल में भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाणभट्ट ने कादंबरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया तथा लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते तथा हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। अगला है, अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो पोतन। यहाँ का जो प्रमुख नगर था वो पोतन था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। इस काल का कोई शासक राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल का कोई शासक राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रमाणिक विवरण किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता तथा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित थे। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। इस महाजनपद में अश्मक या अश्वक गोदावरी नदी जो कि आंध्र प्रदेश में के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। ठीक है, यहां पर इसको याद रखिएगा। महाजनपदों में केवल अश्मक ही, यह भी महत्वपूर्ण है, केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था।
महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंदर समाहित कर लिया था। ठीक है, अवंती ने अश्मक को जीत करके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? तो इन चारों में भूत योगी, धांत योगी, कुलशेखर, सुंदर मूर्ति में सुंदर मूर्ति जो है ये शैव आचार्य थे दक्षिण भारत में। देखिए, शिव के उपासक शैव कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यह भारत का प्राचीन धर्म है। इसकी प्राचीनता आदि इतिहास सिंधु सभ्यता तक जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, वहां वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा गया। इनकी कुल संख्या 63 थी। दक्षिण में शैव आचार्य सुंदर मूर्ति को तांबीरान तोलन या ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका सुंदर मूर्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो मोरा अभिलेख जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह 1ली सदी का यह अभिलेख तोषा नामक महिला का है। इस अभिलेख में वैष्णव धर्म से संबंधित पंच वृष्णिवीरों की मूर्तियां स्थापित किए जाने का उल्लेख है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्टिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी जो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है, वो कौन सी नदी थी? तो रोहिणी नदी। ये शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। रोहिणी नदी का उद्गम नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र के कम्मनदेई और कपिलवस्तु जिलों में शिवालिक पर्वत की चौरिया पहाड़ियों से होता है। बुद्ध लेखों के अनुसार शाक्यों का नगर कपिलवस्तु और कोलियों का नगर कोलिये इसी रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर स्थित थे। दोनों नगरों के कृषक खेती में सिंचाई हेतु इसी नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बुद्ध से संबंधित। किससे है? ये आपका महामस्तकाभिषेक बाहुबली संबंधित है। देखिए, ये आपका कर्नाटक के हसन जिला के श्रवणबेलगोला इस स्थल पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र गोमतेश्वर या बाहुबली की 17.5 मीटर ऊंची प्रतिमा के कारण प्रतिमा यहां स्थापित है, जिसे स्वतंत्र रूप से खड़ी एक चट्टान की बनी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहा जाता है। और प्रत्येक 12 वर्षों में बाहुबली की इस प्रतिमा का दूध, पुष्प व रत्नों द्वारा महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जो जैन धर्म का महाकुंभ भी कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचियां हैं? तो ये अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। ठीक है, इन दोनों में दिया गया है। देखिए, अगुंतर निकाय आपका जो है जैन बौद्ध धर्म संबंधित है, ये आपका शुद्ध पिटक संबंधित है, और भगवती सूत्र जो है ये आपका जैन धर्म संबंधित है। तो इसमें आपका 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 2 सूचियां हैं, महाजनपद और उनकी राजधानी। तो देखिए, पांचाल की राजधानी मथुरा नहीं थी। ठीक है, पांचाल की राजधानी मथुरा नहीं थी। तो फिर क्या थी? देखिए, पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बना था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी मथुरा अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिले थी। ध्यान रखिएगा, पांचाल 2 भागों में था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिले थी। मथुरा जो थी, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, ना कि पांचाल की। तो ये वाला सही नहीं है। मत्स्य की राजधानी बैराट, श्रावस्ती की कौशल, मगध की गिरिवज्र थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 अक्टूबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता चाइना ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है किसने? जैनिक सिनर ने जीता। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता चाइना ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में संपन्न फिडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुष रैपिड ओपन का खिताब जीता? तो ये रौनक साधवानी ने जीता है। अगला है एशियाई खेल 2023 जिसका 19वां संस्करण खेला गया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, नहीं 4 कथन दिए गए, बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, पहला क्या है? 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल 2023
चीन के हांगझाओ में आयोजित हुआ, सही है। इसमें चीन 201 स्वर्ण पदक सहित कुल 383 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, सही है। भारत 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीत करके पदक तालिका में चौथे स्थान पर था, यह भी सही है, ठीक है। एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने की, यह भी सही है। चार के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा आप यहाँ पे। अगला है 62वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। 62वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 11 से 15 अक्टूबर 2023 तक यह चैंपियनशिप बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित हुआ, बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में, ये सही है। दूसरा, समग्र अर्थात ओवरऑल खिताब 220 अंकों के साथ रेलवे टीम ने जीता, ये भी सही है। सर्विसेज ने मनु डीपी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, सर्विसेज के मनु डीपी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, सही है। पंजाब की कमलजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया, ये कथन आपका गलत है, ये कथन आपका गलत है। देखिए, मणिकांत एच हुबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने वर्ष 2016 में अमीय कुमार मलिक के रिकॉर्ड को तोड़ा। एक सेकेंड, यहां देखिए इस विकल्प में दिया ही नहीं गया इन्होंने, बस ये बताया है कि आपका डी वाला जो है वो सही नहीं है, डी की इन्होंने व्याख्या नहीं की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पंजाब की कमलजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया, ये वाला कथन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। यहां पर आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है आपका, एक सेकेंड, पुरुष एलीट वर्ग का खिताब केन्या के डेनियल एवेन्यू ने जीता, पुरुष एलीट वर्ग का खिताब केन्या के डेनियल एवेन्यू ने जीता, सही है। महिला एलीट वर्ग का खिताब इथोपिया की अल्माज अयाना ने जीता, सही है। पुरुष एलीट वर्ग में भारतीयों में पुरुष वर्ग का खिताब कार्तिक कुमार ने जीता, नहीं, यह कथन आपका सही नहीं है। कार्तिक कुमार जो है दूसरे स्थान पर रहे, ठीक है, कार्तिक कुमार जो है ये दूसरे स्थान पर थे। महिला एलीट वर्ग में भारतीयों में महिला वर्ग का खिताब कविता यादव ने जीता, ये सही है। देखिए, अभिषेक पाल ने एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता कार्तिक कुमार के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय एलीट पुरुष खिताब फिर से हासिल किया। मतलब पुरुष एलीट वर्ग में भारतीयों में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्तिक कुमार ने नहीं, बल्कि अभिषेक पाल ने जीता है। किसने? अभिषेक पाल ने जीता। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।